नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज हम बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंदर जो अगली गतिविधि है वो है मछली पकड़ना। आज हम बात करेंगे मछली पकड़ने की। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करें और उसी के पास में बेल आइकन है उसको ऑन करें, जिससे हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब देखते हैं हम मछली पकड़ना। यानी इससे पहले हमने दो गतिविधियां पढ़ ली थी जो पिछली क्लास, इसके अंदर आखेट और संग्रहण। अब अगली जो गतिविधि है वो है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना एक तरह से आखेट का ही एक भाग है, यानी आखेट शिकार करने का ही एक भाग है। मछली कहाँ पर पाई जाती है, यानी जो मछली है कहाँ पर पकड़ी जाती है। तो हम मछली की पकड़ी कहाँ पर जाती है उसकी बात करें। मछलियाँ तालाबों में, पोखरों में, नदियाँ, नालों, झीलों तथा तटवर्ती सागरों में मछली पकड़ी जाती है। यानी इन स्थानों पर जो ये मछली पकड़ी जाती है। अब हम बात करें कि मछलियों का उपयोग क्या होता है हमारे जीवन में। मछलियों का उपयोग क्या है, यानी उपयोग के आधार पर। तो मछलियों का भोजन के अलावा, यानी ज़्यादातर मछली का उपयोग भोजन के लिए किया जाता है, लेकिन भोजन के अलावा इनसे तेल निकाला जाता है, चमड़ा प्राप्त करने, दुधारू पशुओं को खिलाने, यानी दुधारू जो पशु होते हैं उनको खिलाया जाता है और इनसे खाद्य भी तैयार किया जाता है। ये भी उपयोग के लिए मछली। अब हम बात करें कि मछली कहाँ पर पाई जाती है। तो मछली जो है वो समुद्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्रों में ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन स्थलों पर अधिक पकड़ी जाती है। हमने 11th क्लास में अध्ययन किया था महासागरीय धाराएं। उसके अंदर हमने अध्ययन किया था कि गर्म धारा और ठंडी धारा। तो ये वही गर्म धारा और ठंडी जल धारा है। तो ये दोनों जहाँ पर मिलती है, यानी जो विषुवत रेखा, इससे यहाँ से गर्म जल धारा निकलती है और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ से ठंडी जल धारा आती है। जहाँ इनका मिलन स्थल होता है वहीं पर ये मछली पकड़ी जाती है, यानी यहाँ पर इनका भंडार मिलता है और वहीं से सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती है। तो अब हम बात करें मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र, यानी मछली सबसे ज़्यादा कहाँ पर पकड़ी जाती है। तो हम बात करें कि उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र, यानी उत्तर का जो प्रशांत महासागरीय जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक मछली पकड़ी जाती है। फिर इसी के नीचे हम उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, यानी जो उत्तर पश्चिम का यूरोपियन क्षेत्र है वहाँ पर मछली अधिक पकड़ी जाती है। फिर हम इसी में बात करें उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, यानी जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसके जो पास में अमेरिकन जो क्षेत्र है, यानी अमेरिका का जो क्षेत्र है वहाँ पर पकड़ी जाती है। और अंतिम हम बात करें जापान सागर क्षेत्र, यानी जो जापान सागर है वहाँ पर भी सर्वाधिक मछली पकड़ी जाती है। तो हमने तीसरी गतिविधि यहाँ पर देखी मछली पकड़ना, यानी हमने इसका अध्ययन किया मछली पकड़ना, जिसमें कि ये आखेट का ही एक भाग है। मछली तालाबों में, पोखरों, झील, नदी, नालों एवं तटवर्ती सागरों में ये मछली पकड़ी जाती है। मनुष्य यानी अपने दैनिक जीवन में ये क्या काम आती है, अपने उपयोग है, यानी भोजन के अलावा ये इनसे तेल निकाला जाता है, चमड़ा प्राप्त किया जाता है, दुधारू पशुओं को खिलाया जाता है और इनसे खाद्य तैयार किया जाता है। और हमने बात की कि ये किस परिस्थितियों में उत्पन्न होती है और कहाँ पकड़ी जाती है। तो समुद्री जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर ठंडी व गर्म जो जल धारा है उनका जो मिलन स्थल होता है वहाँ पर ये अधिक पकड़ी जाती है। फिर हमने इनके प्रमुख क्षेत्र देखे कि कहाँ कहाँ पर सर्वाधिक मछली उत्पन्न होती है या पकड़ी
जाती है। तो हमने उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र, दूसरा हमने उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, तीसरा उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र और जापान सागर, ये हमने इसमें देखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं पशु चारण की। अब हम बात करते हैं पशु चारण, यानी जो अगली गतिविधि है वो है पशु चारण। पशु चारण क्या होता है? पशु चारण जो पशुओं को चारागाहों में चरवाहे द्वारा चराया जाता है, ये होता है पशु चारण। ये क्यों प्रारंभ किया गया? क्योंकि जब मनुष्य आखेट और संग्रहण ये करते तो उनको महसूस हुआ कि इनसे इनका गुजारा नहीं चल सकता, यानी इनका जीवन यापन नहीं हो सकता। तब उन्होंने पशु चारण के बारे में सोचा। यानी जब मानव ने यह महसूस किया कि आखेट व संग्रहण से जीवन यापन नहीं हो सकता, तब इन्होंने पशु चारण प्रारंभ किया। अब जो पशु चारण है वो हमारे लिए उपयोगी क्या क्या है? यानी उपयोगी, मनुष्य के लिए उपयोगी। तो इसके अंदर इनको भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। भोज्य पदार्थ में हम कह सकते हैं दूध, मांस, ये इनको भोज्य पदार्थ में प्राप्त होता है। इसके साथ ही पशुओं से चमड़ा प्राप्त होता है व ऊन भी प्राप्त की जाती है। तो ये इसकी उपयोग था पशुओं का। अब हम बात करते हैं इनके मुख्य क्षेत्र, यानी पशु चारणों का जो मुख्य क्षेत्र है, यानी पशु कहाँ कहाँ पर चराए जाते हैं। तो हम बात करते हैं, इनको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र व पर्वतीय क्षेत्र, इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो अब हम देखते हैं इसमें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, हम यहाँ मानचित्र में, ये ग्लोब में हम बात करें कि ये 0 डिग्री, इसके साथ ही हम बात करें ये 23.5, ये 66.5 और ये 90 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ ऐसे ही हम बात करें 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ, और ये दक्षिणी जो ध्रुव है ये 90 डिग्री, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो हम बात करें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, और कहाँ पर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो हम ग्लोब पे इधर बात करें कि 5 डिग्री से 30 डिग्री जो अक्षांश है उनके मध्य, तो हम बात कर सकते हैं ये 23.5, यहाँ पर हम बात करें 30, तो यहाँ पर हम 30 की ये बात करें यहाँ से, और ये दक्षिण में 30, तो यहाँ पर जो है ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पाए जाते हैं। हम इस बेल्ट को यहाँ से छोड़ सकते हैं 0 डिग्री, यानी 5 से 5, ये जो है ये 5 डिग्री, ये वाला। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो यहाँ जो सूडान है वहाँ पर इन उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। वेनेजुएला के अंदर इन घास के मैदानों को लानोस कहते हैं। ये 12th क्लास के लिए तो है ही है, इसके साथ ये कंपटीशन एग्जामों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वेनेजुएला में लानोस, ब्राजील में इन्हीं को कंपास कहते हैं और दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड कहते हैं। यानी ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इनके नाम हैं। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी शीत
उष्ण यानी शीत और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और ये जो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए, तो यहाँ हमने 30 डिग्री रोका, 30 से यहाँ पर 45। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में यहाँ पर, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, वही अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग नाम है। तो रूस के अंदर जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, यहाँ पर स्टेपीज कहा जाता है, यानी जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको रूस के अंदर स्टेपीज कहा जाता है। यूएसए की बात करें हम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, वहाँ पर प्रेरी कहते हैं। अर्जेंटीना के अंदर पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरबरी कहा जाता है। यह है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और एक और है यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका की, यहाँ बात करें तो वेल्स भी है। यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पार्कलैंड कहते हैं और यहाँ पर जो दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको वेल्स कहते हैं। अब हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र की, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर जो पशुचारण होता है वो थार का जो मरुस्थल है वहाँ पर सहारा का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और अरब मरुस्थल के अंदर पशुचारण होता है। फिर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र, तो पर्वतीय जो क्षेत्र है ये विश्व के सभी पर्वतीय स्थलों पर देखने को मिलता है। तो हमने पशुचारण के बारे में कहा कि जब मनुष्य को यह महसूस हुआ कि आखेट और संग्रहण से इनका जीवन यापन नहीं हो सकता, तो इन्होंने पशुचारण को अपनाया। पशु हमारे लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि पशु से हमें भोज्य पदार्थ मिलता है जिसके अंदर दूध, मांस ये मिलते हैं, उसके साथ ही चमड़ा व ऊन। उसके बाद हमने इनके पशुचारण के मुख्य क्षेत्र देखे जिनको 4 भागों में बांटा गया है: उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। इनके बारे में देखा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इनके नाम हैं। इसमें आगे हम बात करते हैं पशुचारण के प्रकार, यानी जो पशुचारण है इनको 2 प्रकार से बांटा गया है। एक है चलवासी पशुचारण और दूसरा है व्यापारिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण के अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पशुओं को पालने का जो तरीका है वो प्राचीन ढंग का है, यानी जो प्राचीन काल से जो चलता आ रहा है वैसा ही तरीका है। जबकि व्यापारिक पशुचारण की हम बात करें तो वैज्ञानिक विधि से इनको पाला जाता है। इसके अंदर हम देखें जो चलवासी पशुचारण के अंदर कि अगर पशु है, अगर कोई पशु बीमार हो जाता है तो उन पशुओं को डॉक्टर को नहीं दिखाते कि ये ठीक हो जाएगा, या इनको कोई देसी इलाज देकर इनको ठीक कर लेते हैं। इनके ऊपर प्रॉपर रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि जो व्यापारिक पशुचारण होता है इनके अंदर इनके हर छोटी से छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो इनके अंदर हम बात करें चलवासी पशुचारण की और उधर व्यापारिक पशुचारण की, तो चलवासी पशुचारण में हम बात करें, ये जो मुख्यतः यानी चलवासी जो पशुचारण है मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। यानी जो चलवासी पशुचारण है वो मनुष्यों के जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। पशु चालकों का साधारण रूप से जिसमें पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर ही आधारित होते हैं, यानी जो पशुचारण इनका होता है ये केवल प्रकृति पर ही डिपेंड होते हैं, यानी प्रकृति से जो इनको मिलता है वही ये खाते हैं, इन्हीं पर ये आधारित होते हैं। फिर हम बात करें भूमि का विस्तृत उपयोग। चलवासी पशुचारण के अंदर भूमि का विस्तृत उपयोग करते हैं, यानी बहुत बड़ी जगह में इनको खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे ये फसल को खराब भी कर देते हैं और इनके साथ ये मान लो बहुत ही अधिक संख्या में इनको कई दूर जगह पर इनको चराते रहते हैं, जिससे भूमि अपरदन का भी खतरा होता है। तो उनके विस्तृत उपयोग होता है, यानी भूमि का विस्तृत उपयोग
होता है। इनकी जो संपत्ति है वो क्या है, पशु होते हैं। यानी चलवासी पशुचारण जो लोग करते हैं, इनका जो संपत्ति होती है वो पशु ही इनकी संपत्ति होती है। अधिकांश चलवासी चरवाहे कबीलों में रहते हैं। यानी जो अधिकांश चलवासी है, चलवासी जो पशुचारण करते हैं, चरवाहे बोलते हैं जो इनको चराते हैं, ये अधिकांश कबीलों में ही रहते हैं। इनकी जो विधि है वो कैसी है, प्राचीन, यानी प्राचीन ढंग की इनकी विधि होती है। और ये जो ऋतुओं के अनुसार पशुचारण करते हैं, यानी ये जो चलवासी पशुचारण करते हैं ये ऋतुओं के अनुसार पशुचारण करते हैं। यानी ये देख लेते हैं कि जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, यानी एक तरह से ये घुमक्कड़ लोग भी होते हैं, ये जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर अगर गर्मी है तो वहाँ पर ये पशुचारण करवाते हैं। अगर वहाँ पर शीतकाल का जो मौसम होता है या शीत ऋतु होती है, तब भी ये वहाँ से प्रवास करके ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, जहाँ पर पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है। तो ये ऋतु के अनुसार पशुचारण करते हैं। वहीं हम बात करें व्यापारिक पशुचारण में, तो व्यापारिक पशुचारण जस्ट इनके अपोजिट है। यह अधिक व्यवस्थित होता है, यानी पशुओं को एक आदमी की तरह पालते हैं, यानी अधिक ये व्यवस्थित तरीके से होता है। ये पूंजी प्रधान व्यवसाय है, यानी जिनके पास पूंजी अधिक है वही ये व्यवसाय कर सकता है, क्योंकि पशु बहुत महंगे महंगे आते हैं। और पशु अगर जो व्यापार के लिए पालेगा तो वो एक दो पशु नहीं रखेगा, वो बहुत सारे पशु रखेगा। तो ये जो व्यवसाय है ये पूंजी प्रधान है। पशुओं के बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यानी पशु रखने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, जो इनके पूरी बाउंड्री बना दी जाती है, जिसमें पशु के लिए सारी व्यवस्था उसी के अंदर कर दी जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, रेंच। गाँवों में इनको, ग्रामीण क्षेत्रों में इनको बोलते हैं बाड़ा, रेंच। इनकी जो विधि होती है वो कैसी होती है, वैज्ञानिक ढंग की विधि। जबकि चलवासी पशुचारण में जो इनकी विधि थी वो प्राचीन विधि थी, यानी इनको जो पशुओं को पालते हैं वो वैज्ञानिक तरीकों से पालते हैं। इन उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। यानी इनके पशुओं का जो मांस है वो विदेशों में पहुंचाया जाता है, डब्बा बंद बोलते हैं इनको, व्यापार होता है इनका। तो इनको सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज का उपयोग किया जाता है। इनमें मुख्यतः ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननांगी सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण व इनके स्वास्थ्य पर रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो व्यापारिक पशुचारण है, इसके अंदर अगर कोई पशु थोड़ा बहुत भी बीमार हो जाए तो ये तुरंत डॉक्टर को ये इनको दिखाते हैं। जबकि चलवासी पशुचारण के अंदर अगर पशु कोई बीमार हो जाता है तो ये डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं। फिर इसके अंदर देखिए हम अगला कि व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों में किया जाता है। यानी जो व्यापारिक जो पशुपालन होता है वो मुख्यतः शीतोष्ण जो घास के मैदान है उन्हीं में ये किया जाता है। इसके अंदर जो प्रमुख पशु है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर ऊंट, अरब देशों के अंदर भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, गधे व खच्चर पाए जाते हैं। वहीं हम टुंड्रा प्रदेशों की बात करें तो टुंड्रा प्रदेशों के अंदर रेंडियर और कैरेबू नामक पशु पाए जाते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करें तो याक यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर हम बात करें व्यापारिक पशुचारण की, तो व्यापारिक पशुचारण के अंदर व्यापार के उद्देश्य से पशुओं को पालते हैं, जिनसे उन देशों की विशेष पहचान बन जाती है। यानी ये पशुओं को किस उद्देश्य से पालते हैं, उन उद्देश्य से ही उन देशों की पहचान बन जाती है। जैसे डेनमार्क व न्यूजीलैंड की हम बात करें तो ये दूध के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ये दूध और ऊन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मोरेन नामक भेड़ पाई जाती है जिससे दूध और ऊन के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके नाम से ये ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। यूएसए की हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, तो इसे दूध व मांस के लिए जाना जाता है। अब तक हमने 4 गतिविधियां पढ़ ली। इससे पहली हमने आखेट, संग्रहण, फिर आज हमने इसके अंदर लकड़ी काटना,
मछली पकड़ना और पशुचारण। पशुचारण में हमने 2 प्रकार के पशुचारण पढ़े, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण की। आगे की जो गतिविधियां हैं हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।